आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। एनकाउंटर, कर्फ्यू, पत्थरबाजी, सुलगती घाटी, सुलगते सवाल, और अगर ये कम है तो फिर नापाक पड़ोसी के नापाक मंसूबे। लेकिन इन सब के बीच हमें उम्मीद की एक नई किरण मिल गई है। कश्मीर को नया सवेरा मिल गया है और इस सवेरे का नाम है गालिब। जी हां, आतंकी अफजल गुरु का बेटा गालिब, क्योंकि गालिब अब एक नए सफर की ओर आगे बढ़ गया है। आपको बताएं, गालिब ने 12th पास किया है, वो भी डिस्टिंक्शन पास किया है। जी हां, 88% के साथ। बहुत बहुत बधाई आपको। जी शुक्रिया। पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने इस प्रीवियस ईयर बोर्ड में जो हमारा बोर्ड था उसमें 441 मार्क्स लाए और 88%। इस साल का थोड़ा टफ ही रहा था और मैं क्रेडिट देता हूं अपनी पढ़ाई को, मतलब जितने मैंने मार्क्स लाए अपनी अम्मी को, जो मेरी फैमिली है स्पेशली। लेकिन गालिब, ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपने इतने अच्छे परसेंट स्कोर किए और तब भी आपने मम्मी की परेशानी बढ़ा दी। तबस्सुम हमारे साथ है और तबस्सुम परेशान इसलिए हो गई क्योंकि एक तो गालिब ने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए और उसके बाद वो परेशान हो गए और फिर अम्मी को कहने लगे मैंने इंग्लिश और बायोलॉजी में बहुत कम मार्क्स हासिल किए। अब बताइए, लोग एक तरफ बधाई दे रहे हैं, एक तरफ ये नाराज हो गया। ट्यूशन मतलब सही ट्यूशन नहीं थे ना, इसलिए हालात भी बहुत खराब थी, तभी इसलिए वो वो हो गया था। आपको उम्मीद और ज्यादा थी क्योंकि 10th में तो ये 95% इन्होंने हासिल किया था और इस बार 88%। हाँ, बहुत उम्मीद थी कि ये मतलब कम से कम 95% तो ला सकता था। गालिब, इतनी उम्मीद थी आपसे, लेकिन हमारी उम्मीदों को तो आपने पूरा कर दिया है। देश को आपने डिस्टिंक्शन पास करा दिया। जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स, और इंग्लिश और बायोलॉजी से इतनी शिकायत क्यों? पहले तो इंग्लिश में 86 थे, 100 में से केमिस्ट्री को थे 89 एंड फिजिक्स 87 थे, ईवीएस 94 और बायोलॉजी को 85। एक्चुअली बायोलॉजी का पेपर 100% मैंने किया था, पता नहीं 85 क्यों। कंसिक्वेटली हर कोई स्टूडेंट जो है वो बायोलॉजी कंप्लीट करा, शायद टफ मार्किंग हो गई हो। इंग्लिश में तो ग्रामर की प्रॉब्लम्स होती है। अराउंड 90 मैंने किया था, अपना ओवरऑल रखा था, लेकिन 4-5 मार्क्स कम कर दिए उन्होंने। चलिए, यहाँ पर तो कम कर दिया, लेकिन आगे नीट की क्या तैयारी है? क्योंकि आपको बता दें, इनका एक सपना है डॉक्टर बनने का, कार्डियोलॉजिस्ट बनने का, और उस सपने के लिए कितनी तैयारी इन्होंने कर ली है, जरा वो भी जानते हैं। नीट की तैयारी तो जैसे एग्जाम्स खत्म हो गई थी, मैं श्रीनगर उसी वक्त कोचिंग के लिए चला गया था। वहां पे कायमे में इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रहा हूँ। मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि मेरा भी एक सपना, घर वालों का सपना है कि एक डॉक्टर बने। और जैसे कि यहाँ पे कश्मीर में ऐसे रिमोट सेंसर एरियाज है जैसे पुंछ से, वहां पे जाए और खिदमत करे लोगों की, और सर्व द ह्यूमैनिटी, क्योंकि वो सबसे बेस्ट थिंग है मेरे लिए कि सर्व ह्यूमैनिटी करे। क्योंकि आप देख सकते हैं वहां पे एरियाज में जो प्रॉब्लम्स होती है, कभी कुछ खाना नहीं पहुंचता है वहां पे, मतलब फूड की प्रॉब्लम होती है, फूड स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को, उन्हीं को सर्व करके मतलब मेरा दिल खुश होगा और अपना खुदा भी मेरा खुश होगा उन्हीं चीजों से। तो बस समझिए, आपको कैसा लगा? क्योंकि आपके लिए तो ये किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं थी। मुझे अपने बेटे पर ये पूरा ये भरोसा है कि वो अच्छा इंसान बने, काबिल अच्छा इंसान बने और अपनी मम्मी की खिदमत करे। हाँ, मुझे वो पता है। बहुत छोटे थे जब गिरफ्तार किया गया था अफजल गुरु को, ये तो 1 साल 3 महीने के थे, और तब से आपने संघर्ष का इतना लंबा दौर देखा। तो किस तरीके से आपने इनकी परवरिश की और किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई? मतलब परवरिश तो मैंने इनको अच्छी तरीके से दी है, गालिब को भी अच्छी तरीके से पढ़ाया। आप पढ़ो, लिखो, करो, मैं जो भी आपको चाहिए मैं वो दूंगी आपको, आप पढ़ो। गालिब बहुत छोटे थे, जब आप छोटे थे तो आपको शायद पता भी नहीं था कि पिता तिहाड़ जेल में बंद है, किया क्या है, संसद पर हमला हुआ है, साजिश करता, ये सारी बातें आपको नहीं पता थी। बहुत छोटे थे तब तो आप मामू को ही पापा कहा करते थे। जी, उस वक्त तो अपने मामू को ही पापा में कहता था, लेकिन धीरे धीरे जब से मतलब टीवी देखता था तो पता चलती थी कि माई को पहली बार पता चला कि अफजल गुरु पापा है। मतलब अम्मी कहती कि मुलाकात में गए थे, तो मैंने मतलब उस टाइम उनका कोर्ट में कुछ चल रहा था केस, तो उसी टाइम मुझे पता चला। मतलब अबू ने मेरी आंखों में आंखें डाल दी तो मेरे मुंह में खुद ही अब्बू का लफ्ज निकल गया। फिर उसी टाइम मुझे पता चल गई कि दैट्स इट, कि अब्बू ही मेरे अब्बू है। नाम गालिब आपने रखा था या नहीं? उन्होंने नहीं रखा था, क्योंकि गालिब उनका वो पसंदीदा शेर था, वो गालिब। बड़ी चुनौतियां आपने अपने लिए भी रखी थी और इनके लिए भी रखी थी। किस तरह की मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा? क्योंकि दिल्ली में जाके आपने एक अलग लड़ाई लड़ी, यहाँ पर क्योंकि जब ट्रायल हो रहा था तो जब मीडिया से रूबरू हुआ अफजल गुरु, तो यही कहना था कि आर्थिक चुनौतियां भी थी, पैसा एक बहुत बड़ा मसला था जिसके चलते आतंक की राह पकड़ ली थी। तो वो दुश्वारियां तो आपके समय में भी थी, आपने उन दुश्वारियों को कैसे दूर किया? मैं जॉब करती थी ना प्राइवेट क्लिनिक पे, सुपर नर्सिंग होम में, वहाँ मैं जॉब करती थी। 12 साल मैंने वहाँ जॉब किया है। तो वहाँ सैलरी मिलती थी, अच्छी सैलरी मिलती थी। और उसी सैलरी से आपने इनको बड़ा किया? उसी सैलरी से मैंने अपने बेटे को बड़ा किया।
और सबसे अच्छी बात यह है कि उसी सैलरी से आपने अपना घर बनाया है ना। एक तरक्की की एक नई इबारत आपने लिख दी है। लेकिन देखिए, आपके सहयोग के बिना तो ये मुश्किल होता है। ये इनके नाना है, गालिब के, तबस्सुम के पिता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। कितना फख्र होता है अपने नाते पर? फख्र तो बहुत होता है, क्योंकि इनके जो मतलब ये चाहते हैं बनना, हमारी दुआएं हैं इनके साथ, और मुझे काफी ये उम्मीद है कि ये एक अच्छा शहरी बनेगा और अपना नाम, अपने माँ का नाम, अपने पिता का नाम, अपने नाना का नाम, अपने चचेरे भाई जितने भी हैं इनके, उनका नाम रोशन करे, खासकर देश का नाम रोशन करेगा। तो ये है कि इंशाअल्लाह अज़ीज इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि ये बड़े ज़हीन हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं और सूम सलात यानी नमाज वगैरह के पाबंद हैं, और मुझे भी कहते रहते हैं कि आप ना नमाज पढ़ा करो और अल्लाह को याद किया करो। तो खैर हमारी दुआएं हैं इनके साथ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज अगर ये भी इनको और आगे बढ़ना है तो इसके लिए काफी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस मेहनत के लिए इनको टाइम चाहिए, तो वो टाइम इनको बड़ी अच्छी तरीके से मिलना चाहिए। सही बात है, ये तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये संदेश भी दे रहे हैं, ये संकेत भी दे रहे हैं पूरे देश को कि हथियार किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जिस तरीके से मन्नान वानी के केस में हमने देखा कि AMU में जाकर जो PhD की पढ़ाई कर रहा था, वो AK-47 के साथ अपनी फोटो वायरल करते हुए सीना तान के ये कहता है कि अब मैं हिजबुल आतंकी हो चुका हूं। सलाउद्दीन उसके बारे में बातें करता है। एक शैतान के साए में वो कैसे आ गया, कैसे उसे बरगलाया गया, और कैसे वो एक फरेब के हाथों इस तरीके से मजबूर नजर आ रहा है, वो सवाल बहुत बड़ा है। आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? मैंने उनके बारे में भी कुछ पढ़ा नहीं, बेसिकली मैं तो अपनी स्टडीज के बारे में गौर करता हूँ। इन चीजों के बारे में मम्मी कहती है कि ना अपना क्या करो, आपका गोल है बस आप डॉक्टर बनो, उसी पे फोकस रहो, दैट्स इट। किसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं जब ख्याल जहन में आता है? मैं तो ज्यादातर सबसे ज्यादातर उन लोगों के बारे में सोचा जो मतलब मजलूम होते हैं, जैसे गरीब यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। मतलब बहुत कुछ होता है। अगर मतलब कभी किसी देखता हूँ कोई जिसका मतलब टांग वांग टूटी होती है, मतलब दिल से कुछ हो जाता है, उस टाइम पेनफुल लगता है कि या अल्लाह कैसा है, मतलब इनको कुछ सहारा होना चाहिए, कुछ देना चाहिए इनको, उनकी मतलब मदद करनी चाहिए। फिर दिल से कैसी आवाज देती कुछ करो। फिर कुछ भी होता है मेरे पास में उस टाइम दे देता, चाहे 500 या 100 में दे देता हूँ, लेकिन फिर दोस्त बोलते मुझे यार क्या किया। मैंने कहा जो मेरे दिल ने कहा मैंने वही कर दिया है। डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन है, जैसे यहाँ पे लोग जा रहे हैं डॉक्टर के लिए, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि अपने अम्मी अब्बू का नाम रोशन करो, अपनी फैमिली का नाम रोशन करो और सर्व करो ह्यूमैनिटी लोगों को। और जैसे ये लोग होते हैं, मतलब मैं सिंपली कहता हूँ कि कश्मीर में जो पॉवर्टी खत्म करनी चाहिए, और हम बस कश्मीर में सर जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको बस ये जो बीमार लोग होते हैं उनको ठीक करना चाहता हूँ। जी, आपको लगता है कश्मीर का जो माहौल है उसमें छात्र सबसे ज्यादा परेशान है? कभी इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड हो जाती है, कभी उनका घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है, कभी पत्थरबाजी होती है, तो कई दिनों तक स्कूल नहीं जा पाते हैं। आपको लगता है ये असर कर रहा है? ये तो ज्यादा ही असर कुछ कर रहा है। जैसे आप 2016, 2017 लीजिए, कंटिन्यूसली हमारा टर्मोइल रहा है। मतलब 2016, 17, 18 में कभी स्कूल गया नहीं, हार्डली 10 या 15 दिन में स्कूल गया, और ट्यूशन लाइफ उससे सबसे ज्यादा बोरिंग हो जाती है कि मतलब हफ्ते में 4 दिन बंद होते हैं, 3 दिन खुले थे। उससे समझ में नहीं आता बंदा करेगा क्यों। रूटीन होना चाहिए कि कंटिन्यूसली जब इंसान पढ़ेगा तभी समझ में आ जाती है चीजें। जब 4 दिन बंद होता है, 3 दिन बंद, और कभी कुछ फॉर्म निकलता है, मतलब ऑनलाइन से आज बेस्ट तरीका है, कुछ पढ़ सकता है, लेकिन जब नेट ही बंद हो जाता है, कभी कुछ टर्मोइल हो जाता है या इनकाउंटर हो जाता है, यहाँ पे नेट ही बंद हो जाता है, उससे बहुत प्रॉब्लम्स होती है। और सफर तो हम कर रहे हैं उन चीजों से, मतलब बेसिकली इसलिए तो प्रॉब्लम है। अब कश्मीर के ज्यादा स्टूडेंट्स बाहर ही आकाश में पढ़ते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्यादातर होती है, लेकिन हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है कि स्कूल भी नहीं जाते फिर ये, और फिर इसीलिए तो हम पे डिटरमाइन रहना, सेल्फ स्टडी पे रहना पड़ता है। आपने किस तरीके से इनका साथ दिया इनकी तैयारी में? मैंने इनकी ये तो समझ में आ गया था कि जब इनको 95% 10th में मिले थे तो आपने कहा था बेटा अब इससे ज्यादा ही हासिल करना है, पीछे तो नहीं रहना है। तो डेली ऐसे ही मोटिवेट करती थी आप? हाँ, रोज मैं इसको कहती थी गालिब आप अच्छी तरीके से पढ़ो, आपको जो भी चाहिए मैं आपको दूंगी, सिर्फ पढ़ो, मेहनत करो, क्योंकि आपको आगे डॉक्टर बनना है, अपने अबू और अम्मी का ख्वाब पूरा करना है। लेकिन आपको लगा कभी कभी ऐसी भी चुनौतियां पेश आती थी, जैसे एक वक्त ईद था, ये एकदम से चले गए, आपने इनके पसंदीदा पकवान बनाए, ये जाके रो रहे थे, ऐसी कुछ यादें हैं जो जब जहन में आती हैं तो बहुत दुख होता है। ये लगता है कि बच्चा बिगड़ सकता था या बहक सकता था, संभालना कितना मुश्किल था आपके लिए? नहीं, इसको गालिब को तो पता है कि हमारे साथ क्या ऑलरेडी हुआ है। ये हमेशा पढ़ाई में ध्यान देता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह से हमेशा दुआ मांगता है कि नहीं मैं अपनी मम्मी का जो ख्वाब सपना है मैं उसको वो पूरा करूँ। आपका मैं ही माँ भी हूँ, बाप भी हूँ, मैं ही हूँ दोनों। कभी ऐसा हुआ कि अम्मी टूटी और आपने संभाला?
कभी तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि छोटा था उस टाइम जब मम्मी रोती तो मैं तो सिंपली कहता था इनको कि जैसे आपके लिए अब आप जो बूझे वो गए वहां पे तुम बंदे हो, अब मैं उनको सिंपली यही कहता था कि मैं आपके लिए जीने के वजह, आप मेरे लिए जीने के वजह, आप सिंपली हम अपना एक कोलैबोरेट करेंगे, अपने मैं अपना मतलब सब कुछ जो आपके ड्रीम्स है सब पूरे करूंगा और हम अच्छी तरह रहेंगे यहाँ पे, जो हुआ सो हुआ उसको छोड़ देंगे, अब अच्छी तरह अपनी लाइफ गुजारेंगे। लेकिन चुनौती आपको कौन सी सबसे ज्यादा लगी, अब 10 पास करना, फिर 12 या फिर नीट की तैयारी? नीट की तैयारी सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए, क्योंकि अब हमें नेशनल लेवल पे मतलब अराउंड हमारे बोर्ड लेवल जो होता था उसमें 55,000 स्टूडेंट्स के साथ अपेयर करना पड़ेगा। नाउ इसका जो रेंज है वो अराउंड 12 to 15 लग जाता है, क्योंकि नाउ मतलब अब पता चलती है कि बंदे की पोटेंशियल कितनी है, कि ये नेशनल लेवल तक स्टैंड कर सकता है, और ये बेस्ट एग्जाम है हमारे लिए, क्योंकि तभी पता चलता है कि मैं स्टेबल हूँ, पढ़ सकता हूँ, कितनी मुझ में पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ। नीट एग्जाम हमें बता देता है। गालिब अब तक कितने घंटे तैयारी करते थे और आगे कितने घंटे तैयारी करेंगे नीट क्लियर करने के लिए? जैसे हमारी ट्यूशन लाइफ होती है अराउंड हमारे 24 आवर्स में ट्यूशन लाइफ 10 घंटे की होती है, उसके बाद जो मिलते हैं 7 to 6 आवर्स। अब तो जितना हो सके उतना करना पड़ेगा, जब मूड आएगा पढ़ना पड़ेगा, अब तो मतलब नींद भी हराम करनी है, पढ़ना है सिंपली। ये सोच लिया है, अपने आप से कमिटमेंट कर दिया है। और आप इनका कैसे साथ देंगे? ये तो श्रीनगर में इस वक्त पढ़ रहे हैं, मैं रोज उसको फोन करती हूँ, गाली पढ़ो, खाओ, अच्छी तरीके से पढ़ो, अपना ख्याल रखो, मैं रोज उसको फोन करती हूँ। फिलहाल ये आपसे दूर है, पढ़ाई कर? पढ़ाई श्रीनगर में इस वक्त है, तो 15 दिन हो गए श्रीनगर। रोज मैं इसको कम से 3-4 बार फोन करती हूँ कि ऐसा करो, ऐसा करो, इस तरीके से रहो। जब रिजल्ट आया एकदम से सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा बधाइयों के तांते लग गए, तो कैसा महसूस कर रही थी आप बतौर माँ? बहुत अच्छा लग रहा था कि तो सारे बधाई दे रहे थे कि मुबारक हो, इसने ऐसे ऐसे किया, बहुत खुश थी। तैयारी आपने इतनी जबरदस्त की, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि जो अतीत का जो साया है वो कभी वर्तमान पर भारी आपको लगा? आप कभी स्कूल गए, कोई बात उठी पिता के बारे में और उस बात को लेकर आपको गुस्सा महसूस हुआ, या फिर आपको दर्द महसूस हुआ और फिर आप वापस आए और डीफोकस सा महसूस हुआ आपको? बेसिकली जैसे भी कोई कन्वर्सेशन होती है एंटी मतलब अबू खिलाफ, मैं उन्हें ज्यादा डिस्कस करते हैं ना, मैं अपने टाइम पे स्पेंड करता हूँ। अगर कभी मतलब अबू का मुझे याद आती है तो ज्यादातर मैं कुरान पढ़ता हूँ और ऐसे मतलब चुप करके बैठता हूँ कि ऐसे कुरान पढ़ता हूँ, और ज्यादातर मैं कभी उनमें डिस्कशन नहीं करता। और कभी कभी जब मुझे मूड होता है तो मैं बुक्स पढ़ लेता हूँ, जैसे फिलोसफर्स की, जब गालिब वालिब की शायरी वारी पढ़ता हूँ, और ज्यादातर मैं डीप ही जाता हूँ। क्योंकि कश्मीर में कई लोगों ने हथियार उठाए और ये कहा कि हम अफजल का बदला ले रहे हैं, अफजल का बदला ले रहे हैं, तो आप तो उनके बेटे थे, क्या आपको ऐसा लगा कि नहीं एक रास्ता ये हो सकता है, ये एक रास्ता ये हो सकता है, लेकिन हथियार कभी भी रास्ता नहीं हो सकता है? आपको ये बात शुरू से ही एकदम क्लियर थी कि कलम ही रास्ता हो सकता है, तालीम ही रास्ता हो सकता है आपके भविष्य के लिए, राज्य के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए? हर किसी की डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है, तो मेरी आइडियोलॉजी ये थी कि मैं पढ़ूं अच्छा, अपने अबू का नाम रोशन करूं, क्योंकि जैसे जैसे मैं लोगों को सर्व करूंगा एक अच्छी इमेज मेरी भी बन जाएगी, जिससे वजह से मेरे अबू का भी अच्छा फिर नाम रहेगा। मतलब एक मुसलमान की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है कि वो गुस्से को पी लेता है, मैं उसमें उसी की कोशिश करता हूँ कि हर हमेशा गुस्सा पीना चाहता हूँ, मैं पीना चाहता हूँ, इसीलिए मतलब सब्र मेरी सबसे बेस्ट पोटेंशियल होनी चाहिए। आपने 17 सालों का सब्र किया है, शायद उसी का आपको सिला मिल रहा है। हाँ, इसी का सिला मिल रहा है। मुझ में भी सब्र बहुत है, इसमें भी है बहुत सब्र। इसके आगे क्या सपने आप देखती हैं गालिब के लिए? MBBS का मैं कह रही हूँ कि ये MBBS करे, तो कम से कम MBBS में 5 साल लगते हैं, वो करे कंप्लीट MBBS, फिर अच्छा डॉक्टर बने, अपनी मतलब कौम की खिदमत करे, खासकर कश्मीर कौम की खिदमत करे। कश्मीर को गालिब की जरूरत है, आप मानती हैं? गालिब आपको किस चीज की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है? इस वक्त तो सबसे बेस्ट चीज होनी चाहिए कि कश्मीर में मतलब आप देख सकते हो कि वैसा माहौल नहीं है पढ़ने वढ़ने का, बस स्टेबलाइज होना चाहिए कश्मीर, और इसके लिए मैं बस चाहता हूँ कि कश्मीर का इशू जो ठीक होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि मैं बस पढ़ना चाहता हूँ, अपने होप 100% देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 7 को भी कम टाइम ही रह गया, इसलिए मैं अपना बेस्ट टाइम देना चाहता हूँ उन्हीं में, पढ़ाई वढ़ाई में। आपको लग रहा है कि सियासत मुद्दों पर हावी हो रही है? नथिंग, आई डोंट थिंक अबाउट ओवर इट, मुझे ज्यादा टाइम नहीं उनके बारे में लगता है, बस किताबों की तरफ जोर करता हूँ ज्यादा। आपकी कोशिश यही रहेगी कि आप अपनी कलम के जरिए, अपनी तालीम के जरिए अपनी बात पहुंचाएं और वहां तक पहुंचाएं जहां तक उसका सबसे ज्यादा असर हो। नानो कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं तो आखिर पे आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ आए और बधाई दी हमारे बेटे को, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य है। तो यही है कि दुआ है कि यहाँ अमन और चैन हो, तो वो सबसे ज्यादा बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि उसी से हमारे बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं, हमारी उन्नति हो सकती है, हमारी प्रगति हो सकती है उससे। तो यही मेरी दुआ है कि आगे इंशाअल्लाह गालिब साहब बड़े डॉक्टर बनेंगे तो कौम की खिदमत करेंगे।
बस यही बिल्कुल मैं बिल्कुल, चाहता दिल के डॉक्टर बनेंगे और दिल को टूटने नहीं देंगे, और पूरे देश पूरे दिल से इनके साथ खड़ा हुआ है, दिल से यही दुआ मांग रहा है कि गालिब जो चाहे वो उनको हासिल हो। और कश्मीर के लिए वाकई एक अमन की आशा, एक नई सुबह की आशा का एक चेहरा, एक नाम बन चुके हैं गालिब। और यही कोशिश है कि जो जिस रास्ते पर ये आगे बढ़ गए हैं उस रास्ते पर ही ये रहे, और उस रास्ते से भटके ना, किसी भी तरीके से नहीं भटके। कश्मीर ही नहीं, पूरे देश के लिए ये मिसाल बनकर आगे आए, और बहुत जल्दी जो उनका सपना है कार्डियोलॉजिस्ट बनने का, उसे सच होता हुआ हम देखें, और एक बार फिर से इंडिया न्यूज आए और इनसे बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ इंडिया न्यूज के साथ।